नमस्कार। मैं आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं इंडियन वैद्याज की टीम का, विशेषकर डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी का, जिन्होंने आज के माहौल में, जो कि भयमुक्त माहौल है, उसमें मुझे अनुरोध किया कि मैं रस शास्त्र की प्रासंगिकता के विषय में बोलूं। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं, आप लोगों की तरह, और आयुर्वेद में चिकित्सा के 4 पाद में चिकित्सक, औषधि, रोगी और परिचारक का उल्लेख किया गया है। तो एक शब्द तो आता है डॉक्टर, परंतु आयुर्वेद के ग्रंथों में चिकित्सक के लिए बहुत सारे उपनाम, पर्यायवाची यूज किए गए हैं। वैद्य भी है और भेषज भी है। तो आज के इस वातावरण में, जब संपूर्ण विश्व भयाक्रांत है, एक अदृश्य जो कि दिखाई नहीं देता, उससे, उसका नाम आप सबको मालूम है, कोविड-19। तो ऐसी दशा में बीमारी है, ठीक है, परंतु बीमारी से बचना है, बीमारी से हारना नहीं है, बीमारी से हमें लड़ना है। पर वो होगा कब? उसके लिए हमको चाहिए भयम हरति इति भेषजा। भयम हरति इति भेषजा, जो भय को दूर करे। इस सिद्धांत को पालन करते हुए जो चिकित्सा कर रहा है, जो जनता के भय को दूर कर रहा है, उसको भेषज कहेंगे। तो हमें आज की तारीख में, जब पूरी दुनिया भयक्रांत है, तो भय से बीमारी ठीक नहीं होगी, रुकेगी भी नहीं। तो हमें भय को दूर करने के लिए भयम हरति इति भेषजा के सिद्धांत को पालन करते हुए समाज में जाना है। तो आज ये वायरस आ गया है, कोई वायरस के साथ मानव जाति का संयोग संबंध नहीं है, समवाय संबंध है। जब जब मानव जाति रहेगा, चाहे जीवित अवस्था में चाहे अजीवित अवस्था में, वायरस या माइक्रोब्स ये हमारी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, जिंदा या मुर्दा, चाहे वो गर्भस्थ है चाहे वो नश्वर शरीर है। तो कैसे करा जाए इसको? अब साध्य तो भेषजम, असाध्य तो रसायनम। कुछ बीमारी साध्य होती है और कुछ असाध्य होती है। यहाँ पर आयुर्वेद में वर्णन है रस, आयन, जिसका आयनी रस है, उसमें रासायनिक विशुद्ध वर्ण है। उसमें कुछ वनस्पति भी है, कुछ जानतव द्रव्य भी है और कुछ खनिज द्रव्य भी है। तो रस शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें वनस्पति पदार्थ भी है, जानतव भी है और खनिज पदार्थ भी है। केवल ये भ्रांति है कि केवल पारा है तो ही रस शास्त्र है। तो आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं, दिव्य औषधियाँ हैं, जिनको रस आयन, जो रस से भरी हुई है। और रस क्या है? यज्ञ जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, जो बुढ़ापे को दूर करे और व्याधियों को दूर करे, उसको करे। तो पूरा आयुर्वेद यूँ तो एक ही है, परंतु समय के साथ आयुर्वेद के बहुत सारे माइक्रो कर दिए गए, और उसमें एक हो गया रस वैद्य। रस वैद्य कौन है? जो रस प्रधान चिकित्सा करता है। रस प्रधान मीन्स जो भारत के युगों को इस्तेमाल करता है। परंतु मैं आज तक ये बात समझ में नहीं पाया कि काय चिकित्सा में या रस चिकित्सा में या पंचकर्म चिकित्सा में क्या कोई भेद है? मेरे हिसाब से कोई भेद नहीं है, ये सब एक दूसरे के पूरक है। कभी शल्य चिकित्सा के साथ रस चिकित्सा, कभी रस चिकित्सा के बाद शल्य चिकित्सा, कभी पंचकर्मा पहले, कभी काय चिकित्सा, क्योंकि हम सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब चंद्र प्रभावटी काय चिकित्सा की है कि रस शास्त्र की है? पूर्णवा मंडूर रस शास्त्र की है कि काय चिकित्सा की है? क्योंकि पूर्णवा मंडूर का उल्लेख चरक संहिता में भी आता है। तो हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे। हम बात क्या करेंगे कि जो रोगी के भय को दूर करे। तो आज की इस माहौल में, जब संपूर्ण विश्व भयक्रांत हो गया है, किससे? एक छोटे से वायरस से,
ठीक है, अलगाव जरूरी है, आइसोलेशन बहुत जरूरी है, क्वारंटाइन बहुत जरूरी है, सरकार के आदेशों का पालना भी बहुत जरूरी है, सब चीज़ें जरूरी हैं। परंतु हम सुन क्या रहे हैं कि इतने लाख लोगों को ये बीमारी हो चुकी है और इतने हजार मरीज मर चुके हैं। इटली से खबर आ रही है कि 90% से ज़्यादा लोग बीमारी से जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको कोई ना कोई दूसरी बीमारी थी, या कई जगह आ रही है कि वो वृद्धावस्था प्राप्त कर चुके थे। तो दूसरी बीमारी, तो जैसे कंगाली में आटा गीला होता है, उसी तरह जब दूसरी बीमारी के रहते हुए, प्रथम बीमारी के रहते हुए दूसरी बीमारी आती है तो शरीर का बल कम हो गया है, शरीर की व्याधि क्षमता कम हो गई है। और जब व्याधि क्षमता कम होगी तो कोई भी बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। तो लब्बो-लुबाब क्या हुआ कि वायरस खतरनाक नहीं है। खतरनाक क्या है? खतरनाक है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना। अब देखिए, मैं मिसाल दूंगा बहुत छोटी सी। हमारा भारत देश आयुर्वेदों में है और हमारी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, परंतु व्याधि शमन में एक सबसे पहली चीज आती है हमारा खून। हमारा खून हमारे लिए लड़ता है, हमारी बॉडी को बचाता है। परंतु क्या कारण है कि हमारे देश की 88% महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं, और जहां पर खून की कमी होगी वहां पर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमी होगी। हमारे 65% एडोलसेंट जो 11 से 18 साल के बच्चे हैं, लड़के हैं, उनमें भी खून की कमी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कम हो रहे हैं। अब खून की कमी क्या है कि सब आयरन धातु की कमी से है। आयरन धातु की कमी क्यों है? क्या वो शरीर में आयरन कम हो गया है? ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिनकी आयरन प्रोफाइल ठीक है परंतु हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन ठीक है परंतु उनकी जो भी अंदर की रेशो है उनमें गड़बड़ है। तो धातुओं का हमारे शरीर में एक गहन संबंध है। और रसाचार्यों ने लिखा है धातु क्या है? धातु जो धारण करती है। जैसे मैं अपने हाथों पर कोई चीज धारण करता हूं तो उसे धारणात धातुआ, जो धारण करती है। तो शरीर के अंदर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 7 धातु हैं। परंतु हमारे रसाचार्यों ने सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा और जिंक, यशल, इनको भी खनिज धातु के रूप में, इनको भी धातु रूप में बोला, इसको भी धातु, उसको भी धातु। क्या कारण है? तो उन्होंने अपने रसाचार्यों ने अपने अनुभवों से, अनुभवजन्य ज्ञान से, संभाषा परिषद से किसी तरीके से एक रूपता पाई और उन्होंने कहा कि जो हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु हैं, इनका कुदरत में पाई जाने वाली सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, यशस से संबंध है। और ये धातु, खनिज धातु, शरीरस्थ धातु में न्यूनाधिक प्रमाण में 1, 2, 3 या कतिपय संयोग से रहती हैं। और जब आघात, कोई ट्रॉमा, आहार, विहार और प्रज्ञापराध के हीनाति मिथ्या योग से शरीरस्थ धातुओं में इन खनिज धातुओं का इम्बैलेंस पैदा होता है, तब वातादि दोष कुपित होकर रोग पैदा होते हैं। ऐसा रसाचार्यों ने अपने शास्त्रों में ऐसा उल्लेख किया गया। तो आज के युग में मैं एक बीमारी का इलाज कर रहा हूँ बहुत ही कामयाबी के साथ, और शायद जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं इसको बखूबी से जानते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। उसका नाम है रिकरिंग एक्यूट एंड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। ये क्या चीज़ है? क्या आज जब दुनिया कोरोना से ग्रस्त है, कोरोना से भयभीत है, क्या पैनक्रेटाइटिस के रोगी होने बंद हो गए? नहीं बंद हुए। आज भी मेरे अस्पताल में सब बंदी के बावजूद 2 लोग दूर शहर से परमिशन लेके यहाँ पर भर्ती हुए हैं। शासन को, प्रशासन को उनको अनुमति देनी पड़ी। हाँ, ठीक है कि उनका चेकिंग करके, उनका क्वारंटाइन करके यहाँ पर रखा जाएगा, उनको कोई अनुमति नहीं होगी, परंतु बीमारी तो अपनी है ही। परंतु ये बीमारी क्या है? क्यों हो रही है बीमारी? तो ये बीमारी भी आज की आधुनिक चिकित्सा में लाइलाज है। जैसे आज कोरोना वायरस लाइलाज है, उसी तरह पैनक्रेटाइटिस भी लाइलाज है।
परंतु आयुर्वेद का रस शास्त्र मुझे बड़ा गर्व है और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस रस शास्त्र के द्वारा, जो कि मुझे अपने पिताश्री के द्वारा प्राप्त हुआ, इसका ज्ञान कॉलेजों में तो मैंने पढ़ाई करी है, थोड़ी डिग्री है मेरे पास, परंतु जो व्यवहारिक ज्ञान मुझे मिला, तो जो बीमारी दुनिया में लाइलाज है, जिससे करीब 55% लोग अमेरिका जैसे देश में 20 साल में मर जाते हैं, हमारे मुल्क में करीब 85% लोग 10 साल में खत्म हो जाते हैं, वो आयुर्वेद के रस शास्त्र पर आधारित ताम्र धातु से, ताम्र धातु को पारे के साथ, पारा जो संस्कारित तो नहीं है परंतु ताम्रोत है, फिर विषयों के द्वारा उत्थापित किया गया है, और फिर उसके बाद तांबे पारे का समास बना के गंधक जारणा के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए 100 गुनी गंधक जारणा जब की गई है, तब उसमें दुगनी गंधक जीर्ण हो जाती है। द्विगुणे तो विशेषण महारोग विधुन, और ये दुगनी गंधक जब इसमें जीर्ण हो जाती है तो महारोग पेनक्रेटाइटिस को ठीक करती है। तो पेनक्रेटाइटिस क्या है? ये ऑटो इम्यून भी है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी है, ये जेनेटिक ट्रॉमेटिक भी है, सारी तो चीज़ें हैं। तो ऑटो इम्यून को भी ठीक कर रही है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी ठीक कर रही है, और जो इसकी अवस्था है कि प्रोग्रेशन होती है उसको भी ठीक कर रही है। कौन सी? ये समास जो तांबा पारा गंधक के योग से, नींबू के रस से भावित अपराजिता देवदाली के स्वरस के साथ 3 साल में तैयार होती है। तो यहाँ पर करीब 1000 मरीज आज उससे ठीक होने जा रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसी बीमारी जो निश्चित रूप से सबको मारती है, कोरोना वायरस सबको नहीं मार रहा है, हमारे देश में इसकी मृत्यु दर 3% है, जिसमें करीब करीब सभी को कोई दूसरी बीमारी है, और विदेशों में ऑन एन एवरेज इसकी मृत्यु दर 5% है। परंतु मैं जब पेनक्रेटाइटिस की बात कर रहा हूँ जिसकी मृत्यु दर बहुत हाई है, इससे ज़्यादा, परंतु आयुर्वेद के रस शास्त्र से हम उसका भी इलाज कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्या कर रहा है रस शास्त्र? तो रस शास्त्र आयुर्वेद के उस सिद्धांत को परिभाषित करता है जिसके ऊपर पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये हमारी पंच लाइन है। पंच लाइन क्या है? स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। अब बताइए, ये स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा होगी कैसे? वो तब होगी जब उसके वातादि दोष साम्यावस्था में रहेंगे, और वातादि दोष साम्यावस्था में तब रहेंगे जब विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। तो मैं क्योंकि रस शास्त्र हूँ, तो एक तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्ल का साम्यावस्था है, परंतु मैं बोलूँगा कि नहीं, जब मेरे शरीर में सोना चांदी तांबा लोहा सीसा जस्ता रांगा इनका भी है। तो आज दुनिया क्या बोल रही है कि साहब कोरोना वायरस के पीछे जिंक डेफिशिएंसी है, कॉपर डेफिशिएंसी है, जिंक का प्रयोग करो। तो सही में सही तो कह रहे हैं लोग, परंतु आयुर्वेद का जो यशद भस्म है और जो बाजार में सॉल्ट मिलता है, जमीन आसमान का फर्क है। आयुर्वेद की जो भस्म है वो आयनाइज फॉर्म में है, वो मेटल फ्री मेटल फॉर्म में नहीं है, वो सॉल्ट फॉर्म में नहीं है। तो आज और जिंक के बारे में आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि जिंक शरीर की लसिका ग्रंथियों में रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, और हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक इम्यून सिस्टम है। तो आयुर्वेद का रस शास्त्र कहीं ना कहीं, जैसे लौह धातु है तो लौह धातु को आयुर्वेद में क्या लिखा है? आयुर्प्रदाता, आयु को देने वाला, बलवीर करता, स्टैमिना को बढ़ाने वाला, रोगापहर्ता, रोगों को अपहरण करने वाला, मदनस्य करता, और शरीर में बसंती मौसम कामदेव को उत्पन्न करने वाला। ये लौह भस्म के गुण हैं। उधर जिंक के लिखे हुए हैं, कॉपर के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कहीं छुपे हुए ही नहीं है। तो रस शास्त्र का जो उपयोग है वो दोनों तरीके से। जब हम बात करते हैं रस शास्त्र की और प्रोफाइलेक्टिक की और चिकित्सा की, तो ऐसा कौन आदमी है जिसको सिद्ध मकर ध्वज का नाम नहीं मालूम? मैंने अपने 45 साल के चिकित्सा अनुभव में मृत प्राय लोगों को सिद्ध मकर ध्वज की पहली डोज से आँख खोलते हुए देखा है। क्या चीज़ है वो? रस शास्त्र का एक मुकुट है सिद्ध मकर ध्वज। उनके बनाने की विधियाँ हैं, पारे को निर्माण करने की विधि है, और पारक के साथ जितनी गंधक धारण की जाती है उतनी इसमें रोगनाशक शक्ति आ जाती है। तो मुझे याद है अपना बाल्यकाल, जब मेरे पिताजी
मेरठ में प्रैक्टिस करते थे। दिवाली खत्म होती थी, कार्तिक का महीना खत्म होता था और उसके बाद शरीर के जो संभ्रांत वृद्ध लोग थे वो आते थे कि वैद्य जी अब हमें मकरंद की सेवन करा दीजिए 3 महीने, क्योंकि अब जाड़े आ रहे हैं और इस जाड़े में हम ठीक रहेंगे तो बसंत ऋतु ठीक होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जब आयुर्वेद की हम बात करेंगे तो आयुर्वेद पूरा स्वास्थ्य की जब बात करता है तो उसमें दिनचर्या की बात करता है और दिनचर्या के बाद ऋतुचर्या की भी बात करता है। तो मेरा 300 से ज़्यादा 300 बार से भी ज़्यादा विदेश जाने का अनुभव है और उस अनुभव में मैंने देखा कि पूरी दुनिया एक रूप सी होती जा रही है। हम जाड़े में भी वही खाना खाते हैं, बरसात में भी वही खाना खाते हैं, गर्मी में वही खाते हैं, दूध कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड बटर 12 महीने गेहूँ। परंतु अगर हम आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या को देखें तो दिनचर्या तो करीब करीब वही है, पर ऋतु के हिसाब से हमारी दिनचर्या पे परिवर्तित आता है। जिस समय खेत में गेहूं है तो हेमंत ऋतु कफ का संचय काल है। गेहूं मधुर रस है, मधुर रस मीन्स कफ को बढ़ाने वाला। तो जाड़े में जो हमारी पारंपरिक है उस परंपरा में हम लोग क्या खाते थे, बाजरे का सेवन करते थे, चावल का सेवन करते थे, मंडुए का सेवन करते थे, या जिस इलाके में जिस भी क्षेत्र में जिस देश में, वो साधारण देश, आनूप देश और जंगल प्रदेश, इनके आधार पर जो जो वनस्पतियाँ जो अनाज जहाँ पर पैदा हो चुके हैं हम उनको खाएंगे। परंतु देखने में क्या आता है कि जब गेहूँ खेत में लगा हुआ है तब भी हम गेहूँ खा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब कफ का संचय काल हो रहा है उस समय में हमें ऐसी चीज करें जिससे कफ का संचय कम से कम हो, क्योंकि जब बसंत ऋतु आएगी तो विषाणु तो उत्पन्न होंगे ही। तो जब भी ये रोग आते हैं तो क्यों आते हैं कि वो बसंत ऋतु में या शरद ऋतु में क्यों आते हैं। कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू था तो वो शरद ऋतु के प्रारंभिक अवस्था में था, या दूसरा जो इन्फ्लुएंजा होते हैं या एलर्जिक राइनाइटिस होती हैं वो कब आती हैं, वो बसंत ऋतु में आती हैं। तो ये सब चीजें आयुर्वेद में लिखा है, वैद्या नाम शारदी माता पिता च कुसुमाकरा। शरद ऋतु वैद्य की माँ है क्योंकि पोषण करती है। क्यों, कैसे पोषण करती है कि रोगी ज्यादा होते हैं। और पिता च कुसुमाकरा, बसंत ऋतु वैद्य के पिता है क्योंकि वो भी पोषण करते हैं। तो ये काल है और मैं आपको कहता हूँ कि अभी देखिए जिस इलाके में बसंत ऋतु की अवस्था खत्म होती जाएगी और ग्रीष्म अवस्था शुरू हो जाएगी, तो देश के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर गर्मी पड़ने लगी है और वहाँ पर इस वायरस के जो इंसिडेंसेज हैं वो दूसरी जगहों के मुकाबले कम है। पर जहाँ पर आनूप प्रदेश है, जहाँ पर नमी है, वहाँ पर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं कफ दोष प्रधान ऐसा हो गया है। तो कफ दोष प्रधान हो गया तो आयुर्वेद में जो रस चिकित्सा है, तो जिंक जस्ता बसन क्या है, जस्ता बसन भी एक कषाय रस प्रधान है। कषाय रस प्रधान मीन्स पित्त और कफनाशक है। और जिंक जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तब क्या करता है, तब वो हमारी लसिका ग्रंथियों की एक्टिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि उसकी कमी से हमारे लसिका सिस्टम पर स्ट्रेस आता है और वो वीक हो जाता है। खून की बनावट में चांदी का, लोहे का रोल है। पारद सब चीजों में सर्वश्रेष्ठ है। तो रस शास्त्र जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत समय से बहुत सारी भ्रांतियां इसकी हुई, वो सब खत्म हो गई। तो इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे खत्म हो गई। परंतु जो लोग जाड़े में बसंत मालती रस का सेवन, कई सारे बच्चे आते हैं कि जो जाड़े में बसंत मालती, चाइल्डहुड अस्थमा नाम की बीमारी होती है जिसमें लोग बार बार बच्चे को खांसी होती है और पसलियाँ चलती हैं। खांसी होती है, पसली चलती है। जैसे आज के कोरोना वायरस के भी तो यही होते हैं कि निमोनिया के सिम्टम होते हैं। तो चाइल्डहुड अस्थमा क्या है कि क्रॉनिक फेफड़ों में एक सूजन हो गई और उस समय में डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक या नेबुलाइजर देते हैं। परंतु वायरस में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। वायरस में काम करेगी अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति। तो दुनिया जानती है कि स्वर्ण, सोने से बनी हुई योगों से आज ये प्रतिपादित हो चुका है, आयुर्वेद में तो बहुत समय से है कि सोना जब शरीर में जाता है
तो रुधिर की बनावटों में स्पेशली जो वाइट सेल्स हैं, वाइट सेल्स में जो लिम्फोसाइट्स हैं, उनके क्रोमेटिन में सोना की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो जिस लिम्फोसाइट के अंदर क्रोमेटिन में गोल्ड अपनी पूर्ण अवस्था में होगा, उसकी फैगोसाइटोसिस उस लिम्फोसाइट से ज़्यादा होगी जिसके के अंदर ये खनिज तत्व खत्म हो गए। तो ये स्वर्ण बसंत मालती जो कि लोहे, जो कि सोने का गोल्ड है, जिसमें जिंक है, बार बार होने वाले चाइल्डहुड अस्थमा में एक फुल प्रूफ मेडिसिन है। मेरे को फिर मैं बोलूँगा कि 45 साल मेरे नहीं, 45 साल मेरे पिताजी के भी समझ लें। तो 90 सालों का जो तजुर्बा मैं लेके बैठा हूँ आज, उसमें मैंने देखा कि करीब करीब जिनके फेफड़े बिल्कुल बंद हो गए हैं, जिनको सांस भी ठीक से नहीं आ रहा है, बलगम से भरे हुए हैं, उसमें पुराना गाय का घी छाती पे मलने से, साथ में स्वर्ण बसंत मालती मृग श्रृंग सीतोपलादी का प्रयोग करने से पहले बच्चे ठीक तो होते ही होते हैं, उसके बाद जो उनका बल बढ़ता है, जब वो अपनी प्यूबर्टी पे आते हैं 6-7 महीने खाने के बाद, रिच प्रोटीन डाइट के साथ और फैट के साथ, वो बच्चे अपने घर में सबसे लंबे होते हैं, सबसे लंबे हो जाते हैं, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, और फिर उनको जिंदगी भर चीखी नहीं आती है। रसशास्त्र मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे बड़ा फख्र होता है कि एक बात बोलूँ कि 2 बात बोलूँ कि 3 बार बोलूँ। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया, जिसके इलाज के लिए मैं दुनिया में जाना जाता हूँ, जिसको मैंने अपनी प्रैक्टिस में किया, और उसको विकसित करने के लिए जो आधुनिक चिकित्सा के नॉर्म्स है कि एक प्रूफ ऑफ एफिकेसी स्टडी दिल्ली स्थित ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में कराई गई 97 के आसपास, जिसको सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद सिन्हा ने स्पॉन्सर किया। उसमें हमने चांदी से बनी हुई, चांदी की भस्म, परितंतु, ये सब भस्में वही श्रेष्ठ हैं जो पाला से मारी हुई हैं। आज एक भय हो गया है, बोलेंगे तो रस शास्त्र, पर कहते हैं रस शास्त्र में से रस को निकाल दो। अरे भाई, ये तो शास्त्र रह जाएगा। जैसे कोई कहता है च्यवनप्राश में से चीनी निकाल दो, संयोग भेद से गुण परिवर्तन हो जाएगा। जब उसमें चीनी नहीं रही, शर्करा नहीं, तो च्यवनप्राश नहीं, कुछ और बन गया, उसकी विवेचना अलग करी जाए। तो जो धातु की भस्में पारे के साथ बनी जाती हैं, हमारे शास्त्रों में उनको श्रेष्ठ बोला गया है। और हमारा शास्त्र कितना शाश्वत है, कितना स्ट्रांग है, और खासकर रस शास्त्र, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे सुश्रुत संहिता हो, चाहे अष्टांग संग्रह हो, इनके सूत्र इतने स्ट्रांग हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं होते, कभी भी नहीं खत्म होते, कभी निष्फल नहीं होते। तो उसमें लिखा हुआ है कि धातु की भस्में जो पारे के साथ मारी हुई होती हैं वही श्रेष्ठ होती हैं। तो ये चांदी की भस्म पारे से मारी हुई है, और जब वो तैयार हो जाती है, जब उसमें जवार मोरा, इन तीनों को मिला के गोली बना के मृत प्राय एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक मरीजों को दिया जाता है, तो ये उनको जीवन दान देती है। और आज मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि इस बीमारी का जो सबसे पहला मरीज मेरे पूज्य पिताश्री जी के हाथों से ठीक हुआ था दिसंबर 1982 में। तो अगर हम देखेंगे तो उसको करीब 18 और 20 38 साल पूरे हो चुके हैं। ये रसशास्त्र की ही महानता है, रसशास्त्र का ही खेल है कि इस बीमारी का 38 साल से अगर मरीज जिंदा बैठा है तो केवल रसशास्त्र से बैठा है। और उसके बाद उसके बहुत सारे मरीजों को, जिनको टाटा से जवाब मिल गया, जिनको ऑल इंडिया से जवाब मिल गया, जिनको किदवई से जवाब मिल गया, उन सबको ये चांदी पर बनी हुई औषधि ने लगातार ठीक किया। और प्रूफ ऑफ एफिकेसी के लिए जो स्टडी भारत सरकार के साथ हमने की, इसमें 11 में से 11 मरीजों ने 90 दिन के बाद इनको रोग मुक्त पाए गए। तो चांदी से ब्लड कैंसर का ठीक होना, पर ब्लड कैंसर ठीक कैसे किया? आयुर्वेद की औषधियाँ कभी भी बीमारी को नहीं मारती हैं, फिर कैसे ठीक होती है? ये एक बड़ी पहेली है। तो इसके लिए अगर आप एक किताब का मैं नाम लूँगा, डेविटाज प्रिवेंशन ऑफ ऑन्कोलॉजी, डेविटा बुक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑन्कोलॉजी, बहुत मोटी किताब है और आज की तारीख में करीब 21,000 रुपये इसकी कीमत है। इसमें एक टॉपिक है BT, बायोलॉजिक थेरेपी। बायोलॉजिक थेरेपी का मतलब है कि हम कैंसर को सर्जरी से मारते हैं, कीमोथेरेपी से मारते हैं, रेडिएशन से मारते हैं, परंतु देखा जाता है कि रोग की पुनरावृत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम
रोग को मार रहे हैं, रोगी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए रिलैप्स इज अ रूल रेदर देन एक्सेप्शन, ये इस किताब में लिखा हुआ है। और बहुत तरह के कैंसर हैं जिसमें रिलैप्स रेट बहुत हाई है। हाँ ठीक है कि इन सब उपायों से कैंसर के मरीजों को ठीक रखा जाता है, और एक छोटा सा परसेंटेज है जिनको ये बीमारी नहीं आती, परंतु भय उसके दिमाग में रहता है, भय कभी भी दूर नहीं होता है। परंतु आयुर्वेद की जो दवा है, जब ठीक हो रहा है, तो ये जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ इसका नाम है बीटी, बायोलॉजिक थेरेपी। और ये बोलता है, ये कंसेप्ट बोलता है कि बायोलॉजिक थेरेपी मीन्स होस्ट बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, कि कैंसर का जो इलाज होगा उसका पूरा निर्भर करेगा कि जो होस्ट बॉडी, जो किसी व्यक्ति विशेष का शरीर है, उसका डिफेंस सिस्टम कैसा है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसी है। और जिसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी वही कैंसर से बचेगा। तो बात घूम फिर के उसी सिद्धांत पे आ गई जिसको हमारा शास्त्र बहुत पहले से बोल रहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, कि हमारा शरीर ही है जो कि सारी चीज़ों को प्रतिपादित करता है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूर्धम सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालय शरीरम विनश्यति सर्वे विनश्यति, कि सब कुछ छोड़कर शरीर की रक्षा करे। तो आज दुनिया बंद पड़ी है, आज भी दुनिया चल रही है। मैं एक बड़े शहर मेरठ में था, फिर उसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून क्षेत्र में था, और अब 2 साल से उत्तराखंड के बॉर्डर, यूपी बॉर्डर पर एक गांव जगह है जहां पर मैं रहता हूँ। 12-15 फीट की सड़क है, चारों तरफ खेत हैं, यहाँ पर भी देहात है, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। पर हम देख क्या रहे हैं, बीमारी कहाँ हो रही है? न्यूयॉर्क सिटी में हो रही है, पाश्चात्य देशों में, जहाँ पर सभ्यता का अंत नहीं है, जहाँ विज्ञान का अंत नहीं है, मेडिकल साइंस का अंत नहीं है, वहाँ पर ये महामारी का रूप ले रही है। परंतु जिस गांव में मैं रह रहा हूँ, यहाँ दूर दूर तक इस बीमारी का नामो निशान नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के जो गांव है, सुदूर गांव, जहाँ पर सड़कों का अभाव है, वो भाग्यशाली है। ऐसा नहीं कि वायरस सड़क पर चल के आएगा, वायरस तो कहीं से भी आएगा, जब 7 समुंदर दूर से आ सकता है। परंतु ये कह रहे हैं, ये कहा जाता है कि 80% लोगों का वायरस अटैक 8 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। वो कैसे ठीक हो जाता है? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ठीक है। तो आयुर्वेद का रसशास्त्र, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि हमने चांदी की भस्म पे बनी हुई जद्वार और जवार मुरागी योग से बनी हुई दवा से जब ब्लड कैंसर को ठीक किया, हमने ब्लड कैंसर को नहीं मारा, हमने क्या किया? होस्ट बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के तहत शरीर के अंदर धातु चयापचय की क्रिया को बैलेंस करते हुए होम्योस्टेसिस को रिस्टोर किया। होम्योस्टेसिस मीन्स कि हमारे शरीर में 3 ट्रिलियन सेल रोज बनती है और इतनी सेल रोज खत्म हो जाती है। जब उनके अंदर अनुपातिक तौर से विकृति आती है, तब क्या होता है कि शरीर के एक टिश्यू में लगातार ज्यादा सेल बनने लगती हैं और वो अच्छी सेल को मारने लगती हैं। तो जब तक होम्योस्टेसिस रहेगी और इसको हम बोलेंगे साम्यम प्रकृति रुच्यते, कि साम्यम प्रकृति रुच्यते, कि जब तक साम्यावस्था रहेगी, जब तक साम्यावस्था रहेगी तभी तक हमारा बॉडी ठीक रहेगी। तो होम्योस्टेसिस के डिस्टर्ब होते ही, होम्योस्टेसिस के डिस्टर्ब होते ही बीमारी पैदा होती है। तो आयुर्वेद की जो रस शास्त्र है, या जो भी आहार विहार और औषध, क्योंकि केवल रस शास्त्र है, अगर आहार है विहार है तभी औषधि है, और औषधि औषधि है, चाहे वह रस औषधि है, चाहे वनौषधि है, चाहे कैसी भी औषधि है। उन तीनों के कम्बिनेशन से वैद्य लोग शरीर में होम्योस्टेसिस को रिस्टोर करते हैं, और होम्योस्टेसिस के रिस्टोर होने से शरीर खुद बीमारी से लड़ता है, व्याधि शमन को बढ़ाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, और उन सब को दूर करके बीमारी को ठीक करते हैं। तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दी पैनक्रेटाइटिस की, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दी एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया, एक तरह के ब्लड कैंसर की, मैंने आपके सामने दी एग्जाम्पल है चाइल्ड अस्थमा की, और अब मैं एक एग्जाम्पल और देने जा रहा हूँ जिसमें से शायद आप बहुत सारे लोग करते होंगे। ये एक आयुर्वेद का फार्मूला है जिसमें 18 जड़ी बूटी हैं जो तिक्त कषाय रस प्रधान है, और मंडूर भस्म है।
मंडूरबसम शोधक ने। तो मैंने इस फार्मूले को अपनी चिकित्सा में आज से करीब 30 साल पहले पाया कि एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि एक वायरल डिजीज है, और इसके लिए एलोपैथी में एंटीहिस्टामिनिक दी जाती है। बड़ी फेमस लिवोसिट्राजिन नाम की दवा है जो दुनिया में जानी जाती है, परंतु देखा गया कि खाते हैं ठीक होती है, खाते हैं ठीक होती है, और कई सारे मरीज थे जिनको इससे भी फायदा नहीं होता था। तो जब इस औषधि को दिया गया तो देखा गया कि उनको एकदम आराम पड़ता है और फिर रोग की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो उत्सुकतावश इस औषधि को एक ईएनटी सर्जन के तहत आधुनिक चिकित्सा के मानकों के तहत एक रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिसमें 180 लोगों ने भाग लिया। 180 लोगों ने जब भाग लिया, परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस जो इंक्लूजन क्राइटेरिया था, बहुत सारे आयुर्वेदज्ञ मेरे विरोध करते हैं या मेरी आलोचना करते हैं कि मैं आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि प्रमाणों को पैदा करना या समय अनुरूप, मैं समझता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो अपने आचार्यों की भावनाओं के रूप कर रहा हूँ। चरक ऋषि जी ने, हमारे शास्त्रकारों ने साफ साफ लिखा है कि ये शास्त्र अल्प बुद्धि वालों के लिए है। तो जो योग्य वैद्य है वो समकालीन ग्रंथों का अध्ययन करेगा। समकालीन ग्रंथ ये नहीं कि वो संस्कृत में लिखे हुए होंगे, वो किसी भी भाषा में लिखे हो सकते हैं। वो भौतिक शास्त्र हो सकता है, वो जंतु शास्त्र हो सकता है, वो वनस्पति शास्त्र हो सकता है। सभी शास्त्रों का अवलोकन करके कंप्यूटर भी हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है। उन सब का अवलोकन करते हुए समय अनुरूप प्रति संस्कार करेगा और उसको प्राणिनाम आरती नाशनम, प्राणियों के ये दूर करेगा। तो हमने जो आज की तारीख में आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है या आधुनिक जो अनुसंधान प्रक्रिया है वो बहुत आसान है। हम कभी नहीं कहेंगे कि कोई भी दवा 100% फायदा कर सकती है। तो उसको देखने के लिए कि प्रूफ, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, एक बार एक चीज हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, 5 बार हुई, तो अगर चीजें बार बार हो रही हैं इसका मतलब उसके पीछे विज्ञान है। उसी को परिभाषित करने के लिए एक ईएनटी सर्जन, क्योंकि वो आप्त पुरुष है जिसने ईएनटी में एमडी की है, एमएस किया है, वो उस सब्जेक्ट का आप्त हो गया है। मैं नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ या मेरे सफ़ेद बाल हो गए हैं या बड़ी बड़ी डिग्री है तो मैं आप्त पुरुष हो गया। मैं जिस सब्जेक्ट का मास्टर हूँ उसी का ही मैं स्पोक्स पर्सन हो सकता हूँ। तो एक ईएनटी सर्जन को जो दुनिया के नॉर्म्स है परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस के, उनके आधार पर 60 लोगों को लिवोसिट्राजिन दी गई, 60 लोगों को ये योग दिया गया जड़ी बूटी का, और 60 को दोनों दी गई। और 1 साल तक चले हुए अनुसंधान के बाद पता चला कि 4 महीने तक औषधि दी गई और फिर कोई दवा नहीं दी गई। तब पता चला कि आयुर्वेदिक औषधि वाले ग्रुप में लिवोसिट्राजिन के सापेक्ष 4 गुना ज़्यादा फायदा देखा गया, और जिसमें दोनों दी गई उसमें जैसा था वैसा ही, कंट्रोल जैसा ही रहा। और एक चीज़ और देखने में आई कि एलोपैथिक ग्रुप में जो सेडेशन होता है, जो थकावट होती है, वो जो उसके साइड इफेक्ट थे वो आयुर्वेदिक ग्रुप में उससे 4 गुना कम थे। तो ये दवा 4 गुना ज़्यादा फायदा कर रही थी और 4 गुना कम उसके साइड इफेक्ट थे। तब एक हमारा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि आयुर्वेदिक औषधि जिसमें केमिकल नहीं है वो दुनिया की स्थापित औषधि के मुकाबले ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा फायदा करती है। उत्साहित होकर फिर और देखा, तब पता चला कि फिर देश की एक नामी ग्रामी कंपनी उसने इस फार्मूले को लिया और उस फार्मूले को उसने अपने तरीके से देखा। तब उन्होंने हमको बताया 3 साल तक चले अध्ययनों में कि ये दवा 2 मिनट से 15 मिनट के अंदर 90% लोगों को फायदा करती है। उनके जो सिम्टम्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। हाँ, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर से आने लगते हैं। फिर जब उसकी डोज फिर से रिपीट की जाती है तब एक प्रोटोकॉल बना कि एक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस के जो मरीज हैं या परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस के मरीज हैं इस दवा के इस्तेमाल से काम आ जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये दवा बाजार में अवेलेबल है। इसका नाम है झंडू स्नीज क्योर। और इसी के एक बड़े हमारे विद्वान
आयुर्वेदिक विद्वान हैं, डॉक्टर सी के कटियार जी, जो आज इमामी झंडू में CEO हैं। टेक्निकल हेल्थ रिसर्च से इनका लगाव है, पहले डाबर इंडिया लिमिटेड में थे। इन्होंने इस दवा की इन विट्रो स्टडी कराई। इन विट्रो, मैं हैरान था, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेसिकली बॉडी में जाके काम करती हैं और इन विट्रो पे काम करेंगी नहीं करेंगी, परंतु इसके तुरंत लाभ के प्रभाव से मैं भी चकित था। ये किसी किताब में नहीं लिखा था, ये अनुभव से आ रहा था, ये प्रमाणों से आ रहा था। तब इसमें देखा गया कि इसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज भी हैं। एक रस औषधि, मंडूर भस्म, 18 जड़ी बूटी, और एक तरफ दुनिया की लिवोसिट्रिजिन, हजारों करोड़ की दवा बिकने वाली, उसके मुकाबले जो 1 घंटे में फायदा शुरू करती है, ये पहले 30 सेकंड से फायदा शुरू करती है। तो इस दवा को देखा गया कि ये एंटी हिस्टामिनिक है। थोड़ा सा और इस्तेमाल किया तो नेचुरल किलर सेल भी है। तो इसका मतलब ये जो स्नीज क्योर है, ये एंटी एलर्जिक भी है, इम्यूनो मॉड्यूलेशन भी है, और लोगों को फायदा कर रही है। आज सैकड़ों आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो देश में इसको इस्तेमाल करते हैं। सैकड़ों तो नहीं, कुछ दर्जन एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं जो इसका सेवन करते हैं और सेवन कराते हैं। कुछ साइंटिस्ट भी हैं और आम पब्लिक भी है। तो आयुर्वेद का जो रस शास्त्र है कैसे काम हुआ? क्योंकि ये इम्यूनो मॉड्यूलेशन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यही तो चाहिए। तो आपको अब मैंने 4 चीज़ें दे दी कि साहब परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस भी हो गई, एक्यूट कंडीशन भी हो गई, फास्ट एक्टिंग भी हो गई। मैं बहुत बड़ा कोई किताबी वैद्य नहीं हूँ। MD करने गया था रसशास्त्र में, उद्देश्य था कि कुछ अनुसंधान होगा, परंतु जब देखा कि फिर से किताबी है, मेरी बहुत बातें बहुत लोगों को चुभती हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि स्पष्ट बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। मैं किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलता हूँ, परंतु सत्य हमेशा कड़वा होता है। हमारा जो आयुर्वेद का फिलहाल का जो शिक्षा पाठ्यक्रम है, चाहे वो स्नातक लेवल पे हो, चाहे स्नातकोत्तर लेवल पे हो, चाहे वो डॉक्टरेट लेवल पे हो, उसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। और खासकर चिकित्सीय, हाँ, कोई टॉक्सिसिटी की बात कर रहा है, कोई केमिस्ट्री की बात कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की बात कर रहा है, परंतु क्लिनिकल स्टडीज़ का अगर हम डेटा देखें तो वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है। तो हम बात कर रहे थे राइनाइटिस। तो हम बात कर रहे थे क्या चीजें, क्वेश्चन। एक सवाल है सामने कि सीनियर सिटीजन के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के लिए क्या किया जाए। तो अब आयुर्वेद में जब हम पढ़ते हैं चरक संहिता को, तो एक उल्लेख आता है च्यवनप्राश का, कि च्यवन ऋषि थे और वो वृद्ध थे और जंगल में साधना कर रहे थे, और वो जब बैठे थे तो बाम्बी बन गई थी। बाम्बी बनी और एक दिन एक राजा की बेटी जंगल में अपनी सहेलियों के साथ गई, तो उसने एक बाम्बी के अंदर 2 चमकती हुई आंखों को देखा, और उन्होंने कौतूहलवश उसमें लकड़ी लगाई। धारा निकली, खून की धारा निकली, तो वो घबरा गए और उनकी सिसकी निकली। तो वो ऋषि थे, च्यवन ऋषि, जो कि साधना लीन थे, और राजकुमारी से गलती से उनकी आंखें में लकड़ी लगी और आंखें फूट गई, खून का सराब हो गया। वो क्रोधित हो उठे। इसी बीच में बात जो है राजभवन तक पहुंची। राजा वहां पर आए, पर ऋषि क्रोधित हो उठे थे। तो राजा ने क्षमा याचना की कि मुझे अपना राजपाट बचाना है। तो संस्कृत में एक श्लोक है कि अगर एक आदमी के मरने से एक परिवार बचता हो तो आदमी को जाने दो,
परिवार के बचने से गांव बचता है तो परिवार को जाने दो, और गांव के जाने से देश बचता है तो गांव को जाने दो, और देश के जाने से मानवता बचती है तो देश को जाने दो। तो राजा ने राज्य को बचाने के लिए ऋषि मुनि से, च्यवन ऋषि से विनती की। तो ऋषि ने बोला कि ये तुम्हारी लड़की यौवन से मदमस्त है और इसकी सजा यही है कि अब मैं अंधा हो गया हूं, इसको जंगल में रहकर मेरी सेवा करनी है। तो लड़की ने कहा पिताजी जैसा मेरा भाग्य मैं वैसा ही करूंगी, और वो वहां जंगल में रहकर सेवा करने लगी। तो एक दिन आकाश मार्ग से अश्विनी कुमार वहां से जा रहे हैं, और अश्विनी कुमारों ने देखा कि जंगल में एक औरत, एक जवान लड़की, बड़ी रूप सी है, राजकुमारी सी लगती वहां पर है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने बताया किस्सा। तो वहीं पर अश्विनी कुमारों ने कुछ जड़ी बूटी को इकट्ठा किया, और जड़ी बूटी को इकट्ठा करके एक लेह तैयार किया और च्यवन ऋषि को खिलाया, और उसे कहा गया कि च्यवन ऋषि फिर से यौवनावस्था को प्राप्त हुए। तो वृद्धावस्था को यौवनावस्था में बदलने वाला था च्यवनप्राश। थोड़े समय बाद जब राजा आए तो राजा ने देखा कि उनकी पुत्री जंगल में एक नौजवान के साथ, जो कि फिर से युवावस्था प्राप्त कर चुके हैं, उनके साथ कीड़ा कर रही है। तो राजा को गुस्सा आया। तो राजकुमारी ने कहा कि राजा ठहरो, ये अश्विनी कुमारों प्रदत्त च्यवनप्राश है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है, और च्यवनप्राश का अगर विधिवत सेवन किया जाए, देखा भी है, ये एक दिन का नहीं है, ये जाड़े का नहीं है, इसका नियमित सेवन 2-3 साल तक, और खासकर वृद्धावस्था प्राप्त लोगों को इसका सेवन रोज करना चाहिए। परंतु ये विधिवत बना हुआ हो। आजकल बाजार में बहुत सारे च्यवनप्राश हैं। मैं जिन दिनों आयुर्वेदिक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन था, तब मैंने इसमें आपत्ति जताई थी कि लोगों ने च्यवनप्राश के मौलिक नुस्खों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए हैं, और परिवर्तन करने के बाद उसका नाम भी च्यवनप्राश है। तो च्यवनप्राश का जो मौलिक जो आपका फार्मूला है, जो कि हमारे चरक संहिता में लिखा हुआ है, शारंगधर संहिता में लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई और चीज़ मिलाने की जरूरत नहीं है। वो वैद्य अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, अगर उसको खाली पेट सेवन किया जाए उठते ही, और इतनी मात्रा में जो 2 घंटे तक भूख न लगाए। इसको मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी ने 10 ग्राम खाया, और 10 ग्राम खाने के बाद उसको 2 घंटे तक भूख नहीं लगती, तो मात्रा कितनी होगी? कम हो जाएगी, 8 ग्राम, 7 ग्राम, 6 ग्राम। और किसी ने 10 ग्राम खाया और 1 घंटे बाद भूख लगेगी, तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो मुझे बताया गया है कि च्यवनप्राश की मात्रा 1 छोटी चम्मच भी हो सकती है, और अगर आपकी तीव्र अग्नि है तो आधा किलो भी हो सकती है। जो मात्रा है वो जो खाली पेट खाई जाए, और इसका कोई भी अनुपान ना ले, न दूध लें न पानी लें, इसको चाट जाएं, स्वादिष्ट होता है। और इसके बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाएं। तो इस रूप में लेने से ये रसायन का काम करता है, और इससे बूस्टअप होती है। बहुत सारी कंपनियों ने इसके ऊपर स्टडीज़ की हैं, और च्यवनप्राश के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के गुण पाए गए हैं। तो एक तो है कतिपय तौर से खाई जा सकती है, बालक भी खा सकते हैं, वृद्ध भी खा सकते हैं, और जो रोग से पीड़ित होकर उठे हैं वो भी खा सकते हैं। हाँ, रोग विशेष से जो पीड़ित लोग हैं वो इस फार्मूले को अपने आप ना खाएं, उनको उससे दूर रहना चाहिए। दूसरा, जो किसी रोग से पीड़ित नहीं है, दूसरी बीमारियों से, उनको जाड़ा होते ही सिद्ध मकरंद का सेवन विधिवत रूप से, जैसे रस का सेवन करते हैं, वो करने से उनकी पूरी की पूरी रोग प्रतिरोधक शक्ति पर फर्क पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं। और उसके बाद बसंत ऋतु आने पर आसवारिष्टा का सेवन, ग्रीष्म ऋतु में आसवों का सेवन, अलग अलग तरीके के आसवों का सेवन जो लोग करते हैं, ये हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं, दूसरे आहारचर्या और दिनचर्या के हिसाब से। मेरे पास एक सवाल आया है कि हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं आयुर्वेद के, उनके लिए क्या डे टू डे टिप होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो उद्देश्य होना चाहिए, जो आपका मरीज है वो क्लाइंट नहीं है, वो आपका बच्चा है।
आपकी जो उसके प्रति भावना होनी चाहिए। देखिए, जिसका आप इलाज करेंगे, क्वचित अर्था क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित दशा कर्मा व्याध क्वचित चेती चिकित्सा नास्ति निष्फला, आपको सब कुछ देगा वो। तो अब आप देखिए कि उसकी आवश्यकता क्या है। सबसे पहले आप उसका हिस्सा बनिए, उसके परिवार का हिस्सा बनिए और उसके शरीर का हिस्सा बनिए और देखिए कि उसकी बीमारी क्या है। और बीमारी में आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है, हेतु चिकित्सा, हेतु चिकित्सा पर ध्यान करिए। सन्निकृष्ट हेतु इमीडिएट कॉज क्या है और विपकृष्ट कॉज क्या है, उसको लगना चाहिए कि आपके पास आके उसने कुछ किया है। अगर आपकी अप्रोच भी एनीमिया में आयरन देने की है तो फिर आप में और एलोपैथी में कोई फर्क नहीं। आप देखिए कि उसकी आहार की कमी से, उसके विहार की कमी से उसको ऐसा हो रहा है, तो हो रहा है क्यों। अभी 3 दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास एडमिट हुए और वो हल्द्वानी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। इस बच्चे का 3 साल पहले मैंने पैनक्रेटाइटिस का सफल इलाज किया हुआ है। पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने फिर से कहा कि पैनक्रेटाइटिस का ही दर्द है। तो उन्होंने पूछा, भाई जी अमर खिला दे। मैंने कहा पहले अमाइलोज लाइकोस तो कराओ भाई। वो कराया तो नॉर्मल, पर पेट में दर्द हो रहा है। अब इस समय ड्यूटी लगी हुई है, थोड़ा सा परेशान थे पर फिर भी आए तो आते ही मैंने रिपोर्ट में ESR बढ़ा हुआ देखा। मैंने देखा कि थर्मामीटर लगाया तो 99.2 बुखार था। क्या बुखार क्यों है? अब मेरे दिमाग में बार बार लूज मोशन क्यों है? मेरे को बार बार लग रहा था कहीं ना कहीं वाटर बॉर्न आया है। हाँ ठीक है, वैद्य हूँ, परंतु मॉडर्न फिजियोलॉजी, मॉडर्न पैथोलॉजी और मॉडर्न साइंस के सभी चैप्टर्स का मैं दिल से सम्मान करता हूँ। उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं अपने आयुर्वेदिक ग्रंथों का सम्मान करता हूँ। और मैं क्योंकि BMS हूँ, BMS की मेरी परिभाषा है ब्रिज बिटवीन आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस, तो मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। तब पता चला कि इसको इन्फेक्शन हुआ था 10 दिन पहले, आके उल्टी दस्त हुए थे, डॉक्टर ने दवा दे दी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैवी डोज में दी, ठीक हो गया। उसके बाद से हुआ। बात बिल्कुल समझने वाली। अब मैंने हेतु को प्रतिपादित किया। अब रामबाण की 2 गोली ली, एक संजीवनी की गोली ली, एक गंधक वटी ली, तीनों को पीसा और उसमें 1 ग्राम भुना हुआ जीरा दिया, 1 पुड़िया उसी समय दी, 1 पुड़िया दोपहर को दी, 1 पुड़िया शाम को दी। और उसके बाद खाने के बाद लवण भास्कर चूर्ण 250 mg और 125 mg शंख बसम जो कि कुंभ में बनी हुई है, कुंभी में बनी हुई है, तो वो दी। और बच्चा पहले डोज के बाद से आराम हो गया। आज उसको 48 घंटे हो चुके हैं, ना बुखार है ना पेट में दर्द है, जबकि हो रहा है। तो आपका जो क्लिनिशियन है, अब वो एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, मेडिकल कॉलेज भी उनके लिए है, सब कुछ है, परंतु वो मेरे पास क्यों आते हैं? क्योंकि उनको एक डिफरेंट मिलता है, उनको एक वैद्य मिलता है जो हेतु चिकित्सा करता है। तो आयुर्वेद के मेरे प्यारे चिकित्सकों, मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि आप हेतु चिकित्सा पर ध्यान दीजिए। एलोपैथी भी कामयाब है जब वो हेतु चिकित्सा की बात करती है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, पर आज का era है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हम जो बात कर रहे हैं ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी है। इम्यूनिटी भी नॉन कम्युनिकेबल भी है। एक era था जब हम वैक्सीन के ऊपर थे। मेरे बहुत सारे BMS लोग अपने बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ पे वैक्सीनेशन होता है। अरे लगाने दो वैक्सीन उनको, परंतु बीमारी वैक्सीन के बाद भी हो रही है। टीबी के BCG के बाद भी हो रही है। व्याधि शमत्व कम हो रहा है। तो आप लोगों को मैं बार बार कहूँगा कि आप लोग चिकित्सा करें, हेतु की चिकित्सा करें, हेतु की चिकित्सा करें और मरीजों के साथ एक क्लाइंटेज, एक अपना परिवार डेवलप करें। और आपके पास क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज 80% है। आप कम्युनिकेबल डिजीज के लिए एलोपैथी के डॉक्टर के पास छोड़ दीजिए और आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर अपना फोकस करिए। दुनिया में माइग्रेन, दुनिया में पैनक्रेटाइटिस, दुनिया में एनीमिया, बार बार होने वाली इम्यूनिटी, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और इसमें मेरा जो अनुभव है, रसशास्त्र पर आधारित अनुभव है, इसके दरवाजे हर एक के लिए खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरे परिवार की है। मेरे पिताजी के गुरुजी मेरे पिताजी के पिताजी नहीं थे, तो किसी रूप से एक दिव्य आत्मा से ये मेरे पिताजी तक पहुंची, पिताजी तक मेरे पास है। ये बात ठीक है कि मेरी बेटी आज वैद्य है, मेरा बेटा रसशास्त्र की दवाइयाँ बनाता है, परंतु ये मेरे कहने से नहीं है, ये उनके अंदर जो जोश था, उनके अंदर जो लगन था, उसके लिए था। पर ये केवल उन दोनों तक सीमित नहीं है। जैसे वो मेरे बच्चे हैं, आप सब भी मेरे साथ हैं।
तो और जो चिकित्सा के प्रोटोकॉल हैं वो भी आपके पास मौजूद हैं, क्योंकि रस शास्त्र आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक है, बहुत आवश्यक है। आज कोरोना आया है, ये जाएगा नहीं। जैसे स्वाइन फ्लू गया नहीं है, मलेरिया गया नहीं है, टाइफाइड गया नहीं है, कोई भी बीमारी गई नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं? हम समवाय संबंध से रहते हैं। मेरा एक कैंपस है 2 एकड़ का, 9 एकड़ जहाँ दवा बनती है, वहाँ पर सांप भी हैं, नेवले भी हैं, बिच्छू भी हैं, छिपकली भी है, काकरोच भी हैं और हम भी हैं। परंतु हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सांप ठीक है, हमको नुकसान करता है, हम भी सांप को मारते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बचते हैं। तो वायरस या माइक्रोब्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है। हमको इनके साथ लड़ के जीना है, जी के जीना है, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा के जीना है। और रसशास्त्र की जो खूबियाँ हैं, रसशास्त्र की जो खूबियाँ हैं, रसशास्त्र का जो व्याधि क्षमत्र चीज़ है, वो गजब का है। फिर एक सवाल है कि च्यवनप्राश के बारे में ही है। तो च्यवनप्राश के बारे में मैंने बोला कि च्यवनप्राश अच्छा बना हुआ होना चाहिए। वो मुझे कोई भी स्पेशल च्यवनप्राश या सोना चांदी च्यवनप्राश या किसी और ने बनाया च्यवनप्राश वो अलग नहीं है। ये ताज़े आंवलों का बना हुआ हो, अच्छा बना हुआ हो। और च्यवनप्राश अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं तो आप आराम से उसको घर में भी बना सकते हैं। नहीं तो 2-4 लोग मिलकर च्यवनप्राश बनाएं, 20 लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव रहित हो, क्योंकि प्रिजर्वेटिव तो उसको इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद